अल्लाह अल्लाह करके नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मंशूर अवाम के सामने पेश कर दिए हैं, जिनकी तशहीर एक अरसे से जारी थी। ये लफ्जों का गोरख धंधा है, कॉपी पेस्ट है, शेख चिल्ली का ख्वाब है, हकायक से मुतसादिम या वाकई ये रोड टू प्रॉस्पेरिटी है, ये तो वक्त ही बताएगा। माजी के तजर्बात अलबत्ता काफी हद तक सराब ही साबित हुए हैं। मंशूर के मेमारों का इम्तिहान उस वक्त शुरू होगा जब वो इख्तिदार की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। इलेक्शन का फीवर अपने उरूज पर है, सियासी जमातें एक दूसरे को लताड़ने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब पीटीआई की तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब प्लान डी का चर्चा है। क्या प्लान डी का मतलब इलेक्शन का मुकम्मल बॉयकॉट है या कुछ और? इसके लिए हमें कल तक इंतजार करना होगा। सोशल मीडिया जहां मालूमात की रसाई का एक बेहतरीन टूल है, वहीं इसके खतरनाक पहलू भी सामने आ रहे हैं। रियासती इदारों बिलखुसूस चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले FIA के रडार पर आ चुके हैं। तनकीद और तज़हीक की नई बहस ने आजादी इजहार राय के ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। इन मौज़ूआत से जुड़े सवालात का जवाब देंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, आपकी चिड़िया वापस आ गई है। जी हाँ, मैंने सोचा कि वो जो लाल रंग की चिड़िया थी, हाँ। वो कुछ चिड़ा लग रहा था। हाँ, वो लाल मुर्गी भी कुछ लोगों ने तो कहा। बड़े लोग परेशान हो गए। मैंने कहा यार लेट्स ब्रिंग दी ओल्ड चिड़िया बैक। देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग Yes. एंड देयर इज अ सिल्वर चिड़िया, स्पैरो। अच्छा, बात पता है कुछ यूँ है कि चिड़िया की इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होती जा रही है। जैसे ही आप वापस आए ना स्क्रीन पर, 3 बड़ी खबरें हैं और ऐसे लगता है जैसे हमारे जो 3 शोज़, अभी आज तीसरा होगा ब्रॉडकास्ट, उससे रिलेटेड है। आप क्या स्क्रीन पर वापस आए हैं, लोगों के ज़ुबानों पे आपका नाम दोबारा से आना शुरू हो गया है, बरसरे इल्ज़ाम ही सही, वो अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने आपको अदालत बुलाने का मुतालबा किया है। तो खुदा दा खौफ करो। जी 35 पंक्चर्स तो वो पुरानी होगी ना। वो भी मुझे ले गए थे जी। चीफ जस्टिस को आगे बात के, फिर जाके बड़े खसियाने हो गए थे वहाँ। अच्छा, अब भी मेरा ख्याल है ये खसियाने। उसमें माफी मांगी थी उन्होंने आपसे? वो माफी कहाँ मांगते हैं खान साहब, अच्छा। किसी से नहीं मांगते। अच्छा, चले वो देख लेते। अब क्या नहीं, लेटेस्ट ड्रामा क्या है? एक्चुअली वो ये हुआ कि जब उनके वकला पेश नहीं हो रहे थे, कोई मसरूफ थे, किसी को दांत का इशू था, दांत की सर्जरी थी, तो स्टेट ने खुद काउंसिल मुकर्रर कर दिया जज साहब को ये रिक्वेस्ट की प्रोसिक्यूटर ने। जी 2-3 हेयरिंग्स पे नहीं आए हैं, तो फिर जाहिर है कानून ने अपना रास्ता लेना है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप ऐसे करें, आप फैसला सुना दें इस मामले को लेकर। तो उन्होंने सरकारी वकला मुल्ज़िमान के लिए मुकर्रर कर दिया है। लेकिन उसको लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब और बानी PTI काफ़ी गुस्से में आए। शाह साहब ने तो फाइल ही दे मारी ना दीवार पर। किसी का सर तो नहीं तोड़ा? नहीं, फाइल से नहीं ना तोड़ सकते थे। अगर एक और FIR हो जाती है। एक और FIR, लेकिन तौहीन अदालत भी हो सकती है। ज़ाहिर है अदालत के हाथे में ऐसे हुआ। लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि सब मिले हुए। जब वो बानी PTI बाहर आए अदालत से, तो उन्होंने कहा कि आपने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था अपने शो में कि 5 फरवरी को बानी PTI को सज़ा होने जा रही है। उन्होंने कहा अदालत को कहे ने बुला के ज़रा पूछें आपको ये खबर किसने दी, ये तो फिक्स्ड मैच है, आपने ये कहा है। लेकिन मेरा ख्याल है मैं दिखाना चाहूँगी कि असल में आपने शो में क्या कहा था। सुनाएं। बानी PTI को आपके ख्याल में किस केस में सजा होने जा रही है? देखिए, एक तो वो फर्ज जुर्म लग रहा है ना जी, वो तो मेरा ख्याल हो जाएगा। अच्छा, मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि इनके PTI के लॉयर्स काफ़ी हैवी वेट्स हैं और इसीलिए हैवी वेट्स लॉयर्स रखे जाते हैं कि डिले किया जाए। और मेरा ख्याल है उसमें ये कामयाब हो रहे हैं और हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है अदालत में भी कुछ छोटी मोटी सिंपथीज़ हैं। आप देख ही रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा कुछ जजेस का, मगर मुझे लगता है ऐसे है, ज़्यादा एम्फोसिस है ऑन फेयरनेस एंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो अच्छी बात है ये तो, इसमें तो कोई ख़राब बात नहीं है। तो फिर इसलिए तो नहीं कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई कन्विक्शन इलेक्शन से पहले होगी। मगर जो चाहने वाले हैं वो तो ये चाहते हैं कि हो जाए, मगर मेरा ख्याल है होगी नहीं। चाहने वाले अलग करके आपने कहा आपका ख्याल है कि नहीं होगा। मगर आयशा, मुझे नहीं समझ आई कि खान साहब इतने कान के कच्चे क्यों हैं। किसी ने जाके उनको कह दिया कि सेठी ये कह रहा है कि 5 तारीख को आपकी कन्विक्शन हो जाएगी और उन्होंने फ़ौरन यकीन कर लिया। मेरा ख्याल है ये पुराना प्रॉब्लम है खान साहब का। उड़ती उड़ती कोई भी चीज़ आए ना उनको, तो वो उसको पल्ले के बैठ जाते हैं, कोई चेक वेक नहीं करते। बाय द वे ये PTI के अंदर ये कल्चर भी ऐसे ही है कि अगर वो अच्छी बात लगती है उनको किसी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए, तो वो शुरू हो जाते हैं। चेक शेक कोई ख़ास नहीं करते और फेक न्यूज़ में भी काफ़ी यकीन रखते हैं। खुद जो चलाते हैं तो समझते हैं बाकी लोग भी चला रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि खान साहब का प्यार मेरे से भी कम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊँ, ये जहाँ भी इनको मौका मिलता है ना, तो ये मुझे याद करते हैं।
अच्छा, अब दोस्ती एक ज़माने में थी, मगर फिर खान साहब ज़रा अलहदा हो गए, जुदाई हो गई। अब भी याद करते हैं। अभी मुझे याद है, मेरे एक दोस्त हैं ब्रिटिश जर्नलिस्ट, एक लंदन इकोनॉमिस्ट के वो जर्नलिस्ट हैं, वो जब न्यूयॉर्क से रिपोर्टिंग करते थे, तो खान साहब जब अमेरिका गए थे तो वहाँ इस साहब ने उनसे एक इंटरव्यू मांगी। तो इंटरव्यू में कुछ सवाल किए तो खान साहब नाराज़ होने लगे। तो जर्नलिस्ट ने कहा कि मैंने तो नजम सेठी से कुछ बात की थी। तो वो तो ये कहते हैं खान साहब, आग बुगुला, आग लग गई खान साहब, ओए नजम सेठी तेरी ऐसी तैसी। अच्छा, तो बात यह है कि हर जगह पे उनको नजम सेठी से बड़ा प्यार है और जब भी मौका मिलता है तो ये करते हैं। मगर मैं एक बात आपको बताऊं कि जब मुझे मिलते थे तो बड़े खसियाने हो जाते थे। उनको पता था कि मुझे भी पता है कि जो ये कह रहे हैं ये गलत है, मगर क्योंकि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में तो हर चीज़ चलती है। मगर मैं समझता हूँ खान साहब शुड स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट मी, अपना काम करें। अगर कोई मेरे बारे में उनको कुछ कहता है तो चेक कर लें, किसी क्रेडिबल अपने बंदे को कहें कि चेक करो ऐसी बात भी है कि नहीं है। मगर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरा नाम लेते हैं तो मेरी मशहूरी होती है, कंपनी की मशहूरी है, मेरा क्या जाता है। हाँ, लेकिन उससे ना बात में, खबर में वजन भी आ जाता है। ज़ाहिर है आपसे कोई मंसूब करेगा, बेशक वो बेपरकी हो, लेकिन हमने तो सुनवा दिया ना अपने नाजरीन को कि तो आपने असल में कहा क्या था, कल ही की बात है ये। कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तगड़े वकील रखे हुए हैं इन्होंने और वो डिले करेंगे और उसके लिए एक जस्टिफिकेशन भी है। अदालत भी इतना ज़्यादा पुश नहीं करेगी। ये जो छोटी अदालतों में ये चीज़ें होती हैं, जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ और भी डिलेज होंगे। तो कोई, मैं समझता हूँ कोई सर्टेनिटी नहीं है कि उनकी कन्विक्शन अनकरीब होगी। जैसे मैंने कहा, एस्टैब्लिशमेंट और अपोजिशन वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए कुछ, मगर अभी जल्दी होने का इम्कान नहीं है। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि जेल में वो ज़रूर रहेंगे, जेल से अभी नहीं आएंगे बाहर, ये ज़रूर कहा था, लेकिन इस तरह की तारीख सेठी साहब ने नहीं दी। और अगर हम देखें ना तो जो आपकी बात है उसमें वजन भी यूँ पैदा होता है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर में भी इनको सजा नहीं हुई, वो केस भी बहुत आगे चला गया है। एनीवेज, जो एक और बात आपने कही, और गालिबन हमारे शो का जो हम वापस आए स्क्रीन पर, आगाज़ ही इस खबर से हुआ था, ने तभी भी हमें डरा दिया था। लेकिन अब वो खबर इस तरह सच साबित हुई कि FIA ने 47 सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स भी उनमें शामिल हैं, उनको नोटिस जारी किए हैं। 31 जनवरी को उन्हें तलब किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सहाफ़ियों का ये जो मामला है, इस पर आज खुद नोटिस लेकर पीर को सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होने जा रही है। आपने क्या वार्निंग दी थी आने वाले हालात के पेश नज़र, वो सुनते हैं। मेरा ख्याल है कि अब मीडिया की आज़ादी ख़तरे में है और आगे जाके और भी पाबंदियां लगेंगी, तो इसलिए अब हमें बड़े ख्याल के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। मुस्बत रिपोर्टिंग? हाँ, नहीं, स्पेशली सोशल मीडिया। और फिर अब मेरा ख्याल है कुछ नो गो एरियाज़ भी हैं, अब सुनने में आ रहा है, रेड लाइन्स भी बन रही हैं, खसूसन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और आगे जिस किस्म के हालात बन रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का मेजर रोल होगा इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड इन गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है दिलचस्प रास्ता आगे नजर आ रहा है। तो वेल्डन चिड़िया कहें, कैसे आपको ये इदराक हुआ कि नहीं, देखिए, ये जब ये चीफ जस्टिस साहब है गालिबन, उन्होंने जब ये कहा ना कि दो बातें थी। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जुडिशरी के खिलाफ जो लोग फजूल बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIA को देखना चाहिए। तो मैंने कहा इसका ये मतलब है कि अब 40-50 लोगों को नोटिस जाएंगे, ये होगा। और उसके अलावा भी मैंने जो मेरी चिड़िया की खबर थी कि हाफिज़ साहब ने भी कहीं इस किस्म की बात की है कि ये जो सोशल मीडिया है, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो इसको भी किसी तरीके से ज़रा देखना है हमने। तो अब हो सकता है शायद ये गलत रिपोर्टिंग हो, मगर जो पहला जो इशू है वो तो आपने देख ही लिया कि FIA की ने नोटिस दे दिए कितने 47 जर्नलिस्ट को और यूट्यूबर्स को, जिसमें हमारे सारे दोस्त ही हमारे हैं, बड़े-बड़े नाम हैं। हाँ, बड़े-बड़े सारे नाम हैं और वो तबसरे करते हैं। और मतीउल्लाह जान साहब हैं, सारे हैं, वो बहुत से हैं। तो इसलिए हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये सिचुएशन हो गई है, क्योंकि ये रोक नहीं सकेंगे। अगर ऐसे करेंगे ना तो ये रुकेगी नहीं बात। बेहतर यही है कि आप अपनी जो डिफेंस में जो आप कहना चाहते हैं वो आप कहें, मगर मीडिया को रोके ना इस किस्म की स्पेकुलेशन से। फॉर एग्जांपल, एक जो सहाफ़ी है वो कहता है ये जजमेंट जो आई है ये ठीक जजमेंट नहीं है, पॉलिटिकल जजमेंट। कुछ लोग कहते हैं ये टेक्निकल जजमेंट तो ठीक है, मगर इसके सियासी असरात जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होंगे। मैं ये सिंबल वाली जो जजमेंट आई है उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब की बड़ी तनकीद हो रही है। और ये वही चीफ जस्टिस है कि ये इनमें से बेशतर जर्नलिस्ट चीफ जस्टिस साहब को बहुत सपोर्ट करते थे और अब वो एकदम बददिल हो गए हैं कि देखें ये क्या हुआ। और फिर लोगों को कुछ मेमोगेट भी याद आ गया कि उसमें भी इस किस्म की सिचुएशन अराइज हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को अगर किसी एक जर्नलिस्ट से कोई प्रॉब्लम है तो उसे बुला के चेंबर में
सलाम दुआ लें और उनसे कहें यार ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे अपना मौक़िफ़ पेश करें ऑफ द रिकॉर्ड। मगर ये कि जी आपने FIA छोड़ दिया कि जी पकड़े जाके इनको सॉर्ट आउट करें, ये ऐसे नहीं होगा। दिस विल रीबाउंड एंड दिस विल बी वेरी बैड फॉर द जुडिशरी अगर जुडिशरी इसको क्लैम्प डाउन करने की कोशिश करती है। लेकिन जुडिशरी में डिफरेंसेस के हवाले से अगर कोई क्लेम करता है और कोई खबर देता है कि इंटरनली ये पॉलिटिक्स चल रही है, तो क्या उससे सबूत मांगे जाने चाहिए या इन बातों को जाने दिया जाए? नहीं, जाने तो नहीं देना चाहिए। देखिए ये जो अंदर की जो खबरें होती हैं या उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस तो होनी चाहिए ना। अफवाहें पे ऊपर तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, स्पेशली जुडिशरी के बारे में। तो ये अगर ऐसी कोई चीज़ कोई व्हील अगर करता है और उसके पास सबूत नहीं है तो फिर उसको बुला के चीफ जस्टिस साहब समझा दें कि यार देखो मैं इस वक्त ये गलत है तुम्हारी खबर, अगर सही तो ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बता दो, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है चेंबर में बुला के। नहीं तो देन आई एम अफ्रेड वील हैव टू आस्क यू टू डू दिस। जर्नलिस्ट अपनी सोर्स कभी नहीं बताएगा। ठीक है। सो ये प्रूव भी करना वन वे और दी अदर इज डिफिकल्ट। बट लेकिन नियर फ्यूचर में जज मतलब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए या FIA इज इनफ टू डू सो? नहीं, मैं नहीं समझता कि FIA को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर दिस। और बहुत सी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तौहीन अदालत की हो सकती है बात ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। मगर ये जो है कि जी आपने तनकीद की जुडिशरी की या आपने ऐसी बातें की, ये नहीं होना चाहिए। राइट। जो तीसरी बात है, तीसरी खबर है और इंटरेस्टिंग इसलिए कि अब इलेक्शन में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया। अब 3-4 दिनों में जनवरी ख़त्म हो जाएगा तो फरवरी में तो फिर ज़ाहिर है इलेक्शन का बिगल ज़ोर से बजेगा। मैंने कल आपसे सवाल किया था, सब PMLN का मैनिफेस्टो उसके मुंतज़र थे और इरफान सिद्दीकी साहब ने आज बताया कि नवंबर में उस पर काम शुरू हुआ था और इसमें मैनिफेस्टो में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर अमल ना हो सके या उसे पूरा ना किया जा सके। कल मैंने आपसे पूछा कि सेलियन फीचर्स क्या हो सकते हैं मैनिफेस्टो के, तो आपने क्या कहा था? जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसके अंदर क्या नहीं है। अब वो क्या नहीं है मैं ढूंढता रह गया कि चिड़िया मुझे बताए कि जी आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ करेंगे कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, इमरान खान के साथ मिलके कोई बात करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। पहले यही था ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कि एक दूसरे को अंडरमाइन नहीं करेंगे और एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं भागेंगे दूसरे को गिराने के लिए या अपने आप का सहारा देने के लिए। तो उसका कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मेरा ख्याल है कोई जिक्र नहीं आ रहा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जगह पे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर रहे हैं। अच्छा, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो बहुत ज़रूरी है कि अब जो आगे 5 साल जो भी हुकूमत आएगी उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए फ्रॉम द ऑपोजिशन। फॉरेन पॉलिसी मियाँ साहब अपने कहते रह गए हैं कि जी अमन होना चाहिए रीजन के अंदर, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए इंडिया के साथ एंड सो ऑन। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी अब थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग मुझे नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने ज़रूर ये कहेंगे मैनिफेस्टो के अंदर कि हमें नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए, मगर साथ साथ वो एक कंडीशन लगा देंगे कि कश्मीर का जो हुआ है इंडिया के अंदर जो वो जब तक वो 370 रिस्टोर नहीं होता, रिवर्सल नहीं होती, उस वक्त तक मुश्किल है नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इसको डिटेल में देखें मैनिफेस्टो को जो आपके सामने पड़ा है तो एक एक हर्फ वैसा दिखाई देता है, तो ये कैसे चिड़िया ने इतनी अंदर की खबर लाई? पता नहीं, अब चिड़िया को आप कैसे पूछेंगे। बात है कि यही तो खसूसियत है कि चिड़िया को अच्छी खबरें भी लाती है और बुरी खबरें भी लाती है। तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, ये ऐसे ही हुआ जैसे हमने कहा था कि इंडिया के ऊपर इस किस्म की कंडीशन लग जाएगी कि कश्मीर का इशू जरूरी है और एंड सो ऑन। सो फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात आपने कर ली वैसी, और सिविल बालादस्ती वाले को जरा पीछे पीछे ही रखेंगे नीवे। तो मेरा ख्याल है अब लेट्स मूव टू, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि इस मैनिफेस्टो के अंदर बहुत सी और चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, तो मैं उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाऊंगा आपको। तो ये लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है इनका, आई मस्ट से वेरी इम्प्रेसिव। इसलिए उन्होंने बुलेट पॉइंट्स के अंदर सारी बात कर दी है, मगर देखिए बहुत सी बात तो पैडिंग होती है, हर दफ़ा हमें वही बात रिपीट की जाती है, वो आगे जाके इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती वो दैट्स अ सेपरेट इशू, मगर लगता अच्छा है कि ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे, चेकलिस्ट होती है। तो मैं उधर नहीं जाऊँगा जहाँ वो चेकलिस्ट है कि ये कर देंगे, मुझे पता है ये नहीं होना इनसे, तो अब मैं क्या उसकी तनकीद करूं। नेकी अपनी जगह पे मगर हकीकत अपनी जगह पे, मगर जो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो, वो नई चीज़ें हैं नई और इंटरेस्टिंग, उसकी तरफ मैं आपकी तरफ उसकी तवज्जो दिलाता हूँ। अब यहाँ एग्रीकल्चर की बात है, फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर के जिक्र हुआ एंड सो ऑन, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब है कि कोई 20-25 के करीब पॉइंट्स हैं कि ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। ये बातें मैंने पहले बहुत सी सुनी हैं,
इसमें जो और क्या किस किस्म की चीज़ें हैं कि जी सूद के फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे देंगे, इंसेंटिवाइज कर देंगे कॉर्पोरेट फार्मिंग, ट्यूबवेल्स के ऊपर सोलर सेल्स लगा देंगे। ये मतलब ये हर रोज़ सुनते रहते हैं ये होगा होता किसान पैकेज भी दिया था नून अच्छा लीग ने कोई अपने दौर में। हाँ, तो ये लाइफ स्टॉक सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी, फार्म टू मार्केट रोड्स बना देंगे, नाइदर हियर नॉर देयर, ये चलता रहता है। अच्छा अब आइए जो चीज़ इसमें नहीं है जो होनी चाहिए थी, अगर कोई ज़बरदस्त बात होती तो, कि लैंड रिफॉर्म्स का जिक्र नहीं है। अब लैंड रिफॉर्म्स क्या होती हैं, क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं इस मुल्क में होती। लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली क्या होती है कि ज़मीन, जो लोग ज़मीन टिल करते हैं, फार्मर जो है, जो एक्चुअल फार्मर है, ज़मीन उसकी होती है। अच्छा, ये नहीं होता कि ज़मीन किसकी है और वो किराए के ऊपर आप फार्मर को दे दें। अच्छा, लैंड रिफॉर्म उसको कहा जाता है कि जिसकी ज़मीन वही उसको टिल करे, ओके, उसी के ऊपर वही काम करे और उसमें से प्रोड्यूस निकाले और फिर मार्केट में जाके बेच दे। ओके, ये नहीं कि जो वो प्रोड्यूस निकालता है उसमें से आधा हिस्सा जो है वो ज़मींदार को दे दे जो कि या लंदन बैठा हुआ है या गुलबर्ग में बैठा हुआ है या डिफेंस में बैठा हुआ है, बड़े बड़े घर लेके, और वो काम कुछ नहीं करता और स्वाय सियासत के, ताकि ये जो उसकी रेंट इकॉनमी है इसको बरकरार रखे। ठीक है। तो ये लैंड रिफॉर्म जो है ना, ये इस मुल्क में नहीं हुई। इसमें कोशिश की गई, अयूब खान के ज़माने में कोशिश की गई कि किसी किस्म की छोटी मोटी लैंड रिफॉर्म की जाए, बड़े ज़मींदारों से ज़मीनें लेके और लैंडलेस पेजेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, मगर रोक दिया गया। फिर भुट्टो साहब ने भी कोशिश की, वो भी नाकाम रही। लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास 5,000 एकड़ थी, 10,000 एकड़ थी, उन्होंने क्या किया, अपने हारियों के नाम पे जल्दी जल्दी पार्टीशन कागज़ के ऊपर रिकॉर्ड में चेंज कर दिया और कहा हमारे पास तो है ही नहीं इतनी। दरअसल मलकियत उनकी रही, मगर अपने मुलाजमों के नाम पे कर दी और बचा लिया। इसको कहते हैं पेपर पार्टीशंस, कागज़ के ऊपर पार्टीशन कर पेपर मैरिज की तो तरह फिर पेपर हाँ, पार्टीशन। तो ये उसी किस्म की चीज़ थी। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ लैंड रिफॉर्म इस मुल्क में नहीं हुई। इंडिया में आते सार नेहरू ने लैंड रिफॉर्म कर दी थी, और आप अगर जाएं यहाँ से वाघा क्रॉस करें और आप जाएं इंडियन पंजाब के ज़रिए दिल्ली जाएं, तो आपको रास्ते में नज़र आएगा कि पाकिस्तान की ज़मीन किस तरीके से टिल की जाती है और इंडिया के अंदर किस तरीके से की जाती है। वहाँ जो पैदावार है 1 एकड़ की, वो ऑलमोस्ट डबल है ऑन मैनी क्रॉप्स जो कि पाकिस्तान में है। उसकी वजह ये है कि जो लोग प्रोड्यूस करते हैं उनको इंसेंटिव होता है कि ये बेच के हमें ही मिलेंगे पैसे, ये नहीं कि आधे पैसे कोई और ले जाएगा। तो यहाँ जो जब तक ये बड़े लैंडलॉर्डिज्म ख़त्म नहीं होगी और ज़मीन जो जिसकी ओनरशिप है वही उसको टिल नहीं करेगा, उस वक्त तक लैंड रिफॉर्म नहीं हम कह सकते कि हुई है। ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म, कुछ लोग मुझे कहते हैं, मैंने इसलिए लंबा किया इसको कि ये बड़ी अहम बात है। जाहिर है, हाँ। लोग मुझे कहते हैं जी लैंड रिफॉर्म तो सोशलिज्म का स्लोगन है, कि आपने अमीरों से ज़मीन लेके गरीबों को दे दी, ये तो सोशलिज्म है। मैं कहता हूँ नहीं, ये सोशलिज्म नहीं है। हम अमीरों को कह रहे हैं खुद काश्त करें, आप करें अपना काम, आप खुद काश्त करें, वर्कर्स ले लें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले लें, और लेबर के जरिए आप खुद बैठे खुद सब कुछ करें, जैसे अमेरिका में है, यूके में है कि आप खुद काश्त करते हैं, आप लेबर के साथ करते हैं। ये नहीं कि आपने किसी के हवाले कर दी और आप जाके कहीं और बैठ गए, जिसे आप कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ये नहीं है, इसको ख़त्म करना। तो ये यहाँ ये नहीं हो पाता, बिकॉज यही लोग जो हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो वो कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। यानी एक्सप्लॉयटेशन, और ये कैपिटलिज्म का स्लोगन है, क्योंकि इसके साथ पैदावार बढ़ती है, क्योंकि जिसकी अपनी ज़मीन है उसके ऊपर वो ज़्यादा मेहनत करता है, उसको पता है इसका फल मुझे ही मिलना है, और मार्केट के अंदर सरप्लस बनते हैं। सारी दुनिया में जहाँ लैंड रिफॉर्म हुई है, ये सरमायादारी का ये निज़ाम है, जो छोटे फार्मर है वो सरमायादार बन जाता है, और वही फिर अपनी और ज़मीन खरीदता है और उसके ऊपर खुद टिल करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सब कुछ होता है। अच्छा, तो ये इसमें लैंड रिफॉर्म का कोई जिक्र नहीं, यानी विजन नहीं आपको नजर आया? ना मुझे सिंध पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में, ना नून लीग के मैनिफेस्टो में, और मैं आपको बताऊं पीटीआई के मैनिफेस्टो में भी लैंड रिफॉर्म जिसका जो मैं आपको जिसकी निशानदेही कर रहा हूं वो कहीं जिक्र नहीं आता। उसकी वजह यही है कि जो लोग बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो इन सारी पार्टीज में बैठे हुए हैं, वो कभी भी लैंड रिफॉर्म को अलाउ नहीं करेंगे। मगर जब तक ये रेंट इकॉनमी चलेगी, कि आपको किराए मिल रहे हैं आपकी मलकियत की वजह से,
और आप एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे, उस वक्त तक यहाँ सरमायादारी निज़ाम सही तरीके से नहीं बढ़ेगा और जिसे आप ग्रोथ कहते हैं वो नहीं होगी, और एग्रीकल्चरल सरप्लसेस जैसे आप चाहते हैं कि ये हों वो नहीं होंगे। इसीलिए इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन भी कामयाब हो गई है। पाकिस्तान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के आगे भी एक वो सीड्स आ गए, थोड़ी सी ये हो गया, मगर जो निज़ाम है वहाँ का सोशल प्रोडक्शन का, वो बिल्कुल निज़ाम यहाँ बुनियाद से नहीं हुआ ना। तो जब तक ये नहीं होगा ये नहीं होगा। और ये सारे जो है ना ये स्टेटस को ओरिएंटेड बातें हैं कि जी हाँ ये जो फार्मर्स के ऊपर जो बात हो रही है। आगे आइए, बिल्डिंग ए क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान। हाँ, ये इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। प्लास्टिक बैग्स को बैन कर देते हैं। हमें बताएं, आप प्लास्टिक करते हैं? ये कर सकते हैं? ये कैसे? इन्होंने कितनी दफ़ा ये बात कही है कि प्लास्टिक बैग्स को हम बैन कर देंगे। कहाँ बैन आप लगा देते हैं, होता नहीं है। हाँ, पीटीआई के दौर में भी आया था ऑर्डर, ये होता नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं है। इसी तरीके के साथ और भी बहुत सी चीज़ें इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास इसकी अहमियत नहीं है, ये बातें ही हैं सिर्फ। मगर एक दो चीज़ें आगे आएँ ऑन मैपिंग जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। जुडिशरी के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, यहाँ दो तीन दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि आइन के अंदर आर्टिकल 62 एंड 63, राइट, वो कहते हैं हम इनको ओरिजिनल ज़ियाउल हक के अमेंडमेंट से पहले जो ओरिजिनल आइन के अंदर थे इसको रिस्टोर कर देंगे। और ये जो है जो इस वक्त जो चल रहे हैं 62, 63 सादिक और अमीन, ये सारी हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ ये एक इनकलाबी बात है। और ये नून लीग ने 2017 के अंदर भी कोशिश की थी कि इसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट हो, मगर फिर भाग गए बिकॉज ऑपोजिशन बड़ी थी। और आपको पता है ऑपोजिशन कहाँ से आती है, जब इस किस्म की इस्लाम की बात आती है या इस किस्म की चीज़ें आती हैं तो ऑपोजिशन कहाँ से आती है। अब ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है कर कि ये कहते हैं कि हम इनको ख़त्म कर देंगे। और जो ओरिजिनल आइन के अंदर थे, जहाँ ये सादिक और अमीन ऐसी बातें नहीं थी कि इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। याद रहे कि ज़ियाउल हक साहब ने आर्टिकल 62 में 5 तरमीमें की थी। अच्छा। और आर्टिकल 63 में 12 तरमीमें की थी। फिर जब जनरल मुशर्रफ आए 2002 के अंदर, जब LFO भी उनका आया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर शुरू में, तो उसमें भी उन्होंने 3 नई प्रोविजंस ऐड कर दी थी। फिर 18th अमेंडमेंट के अंदर जो मुशर्रफ की प्रोविजंस थी उनको थोड़ा सा और अमेंड किया गया, थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की, मगर वो अभी तक हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि ये नून लीग ने ये बात कही है। उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ये पीछे हटेंगे नहीं, मगर इसके लिए 2 कंडीशंस होंगी। वो एक कंडीशन तो ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसलिए पीपल्स पार्टी को साथ ले जाना पड़ेगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो पहले से ये चाहती है, क्योंकि जब 18th अमेंडमेंट आई थी तो तब ये कोशिश की गई थी, लेकिन तब PMLN ने काउंटर किया था और नहीं माने थे। लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब को एहसास हुआ 2017 में, जब खुद निर्गय में थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही। अब ऐसा करने क्या आपको लगता है कि नून लीग ये कर लेगी? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अब अच्छा है कि जिक्र आ गया। अब ये कोशिश तो करें, पीपल्स पार्टी साथ देगी इनका, मगर मैं समझता हूँ फिर भी इनके लिए मुश्किलात होंगी। बिकॉज एक रिलीजियस लॉबी है जो काफ़ी पावरफुल लॉबी है, जो कि हर चीज़ जिसके अंदर उनका ख्याल है कि इस्लामाइजेशन है उसको पीछे हटाना वो नहीं मानेंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है जो कि अगर ये चाहें तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ये काम करने जाएंगी, अगर फैसला करते हैं कि हमने ये करना है, अच्छा, और इसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाना है, तो मैं ये चाहूँगा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब हाफिज़ साहब के साथ भी रब्ता करें। अच्छा। और क्योंकि हाफिज़ साहब से ज़्यादा रिलीजियस और एनलाइटेंड आदमी नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका भी सपोर्ट लेना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट का इस किस्म की चीज़ के लिए। और मैं समझता हूँ हाफिज़ साहब विल सपोर्ट समथिंग लाइक दिस। चलें, ठीक है, समझते हैं कि वो सपोर्ट करेंगे और पीपल्स पार्टी साथ देगी PMLN का। एक और मामला है, वो है नैब को ख़त्म करने का। क्या उस पर भी मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी का साथ मिल सकता है? माजी के बयान तो हमारे सामने हैं, लेकिन क्या मुस्तकबिल में ये दोनों इसके लिए एक हो सकते हैं? बहुत सी और बातें मैनिफेस्टो से रिलेटेड ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, नैब, सबसे पहले तो इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें बताया था कि नैब के खात्मे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आज आप डॉन की खबर देखें तो वहाँ तो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं हायरार्की में भी, और वहाँ के प्रोसीजर्स में भी ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है। ओवरहॉल है, रीवैम्प है। नैब रहेगा या नहीं? देखिए, ये नून लीग पहले भी चाहती थी कि नैब को ख़त्म किया जाए, मगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस थी, बाजवा साहब ने नहीं होने दी। उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने नैब के ऊपर पूरा डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इस्टेब्लिशमेंट ने, एक जनरल को
आजकल लगाया हुआ है वहाँ। जी। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अच्छा है अगर नैब ख़त्म हो जाए और जो अदर इंस्टीट्यूशनल रास्ते हैं करप्शन को रोकने के लिए वो किए जाएं। नैब तो मुशर्रफ के ज़माने में आई थी और सब ने इस्तेमाल की एक दूसरे के ख़िलाफ़, स्पेशली पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो हो नहीं सकती इस्तेमाल। तो वहाँ भी करप्शन होती है, हर जगह पे करप्शन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नैब को ख़त्म करना चाहिए और उसमें मगर ये ना हो कि नैब को ख़त्म करते करते फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा हो जाए, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये मिलजुल के ही बात हो कि जी हम दूसरे मैकेनिज़म्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इस तरीके से ये हो इस सकता है। मैनिफेस्टो में ऐसा है जहाँ कुछ ऐसा है जो टकराव हो सकता है? नहीं, आगे चीज़ें हैं एक दो जिसमें इश्यूज बन सकते हैं, मैं आता हूँ वहाँ। करें बताएं। हाँ, तो मैं अभी बताऊँगा आगे। तो मैं ये समझता हूँ ये आइडिया बड़ा अच्छा है, मगर कैसे होगा, अगर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट को समझाते हैं कि इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ इट, इट्स क्रिएटेड डिफ़िकल्टीज। शुरू में ये कर लें, जितनी जल्दी करेंगे तो बेहतर है। अगर इसको छोड़ देंगे ना आगे और भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। सब लोग तो यही तवक्को कर रहे हैं ना कि ये आपस में नहीं मिलजुलेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ शुरू में ये बात हो जाए तो अच्छा है। अगर करना है तो कर दें, नहीं करना तो फिर उसको डिफैंग कर दिया जाए, अमेंडमेंट्स में कुछ करके ठीक कर दिया जाए। उसके बाद आ गया जुडिशल रिफॉर्म्स। इसमें बाकी चीज़ें तो ठीक है, जल्दी कर देंगे, ये कर देंगे, वो हो जाएगा। मगर जो इसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो है वो दिलचस्प बात है। वो एक तो ये कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट अगर कोई डिज़ोल्व करता है तो उसकी डिसोल्यूशन के अंदर अगली इलेक्शन हो जानी चाहिए 90 दिन के अंदर। ये पहले भी था, अगर उसको फिर भी रीट्रेट किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है, वो कहते हैं कि हम जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, उनको लोकल गवर्नमेंट के अंदर नीचे कर देंगे, विच इज़ वेरी गुड। दैट इज़ व्हाट लोकल गवर्नमेंट इज़ अबाउट। सिविल सर्वेंट्स should not be running these local departments, they should be run by elected people. So this is a good thing. और restructure provincial finance commissions, ये बड़ा important है। अच्छा। ये इसका मतलब क्या है? देखिए, एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है ना, फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है। जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो कहती है कि जी इतने परसेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा रह जाएगा, इतने परसेंट जो है पंजाब को मिलेगा, बलूचिस्तान को मिलेगा, सिंध को मिलेगा, केपी को मिलेगा, वगैरह वगैरह। ठीक, ये तो होगी फेडरल नेशनल। अब प्रोविंशियल को जो पैसे मिलते हैं उनको भी फिर हिदायत है आइन के अंदर कि आप लोकल गवर्नमेंट को भी आप पैसे दें। तो होता ही है कि प्रोविंस जो है वो तो लोकल गवर्नमेंट को देना ही नहीं चाहती कुछ, और वो ऊपर से ये भी कि वो जो चाहते ही नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट हो। वो एमपीएस जो है वो समझते हैं हम ही हैं, हमने और नीचे किसी को नहीं क्रिएट करना, पावर डिवॉल्व हो जाएगा, ये कम हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट पसंद ही नहीं करती कि लोकल गवर्नमेंट हो। ये जब भी फौजी आते हैं, डायरेक्ट मार्शल लॉ में आता है, तो वो प्रोविंस की छुट्टी करा देते हैं उनको इम्पोर्टेंट कर देते हैं और लोकल गवर्नमेंट शुरू कर देते हैं। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द फौजीज, अंडर द इलेक्टेड प्रोविंशियल पीपल। ये लोकल गवर्नमेंट जो है इनको चलने नहीं देते। तो ये जो है इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं 30% ऑफ ऑल प्रोविंशियल फंड्स जो लोकल गवर्नमेंट को देंगे। ये अगर हो जाए, आई स्वेयर एक इनकलाब आ जाएगा लोगों की ज़िंदगी में। आपको जो लोकल सारा खाता ही हमारा जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट का है। हु इज़ इंटरेस्टेड कि जी वो ये हो रहा है नेशनल असेंबली में और इधर ये हो रहा है। हम कहते हैं हमारा नलका नाली थाना कचहरी के जो मसले हैं वो लोकल गवर्नमेंट हल करे। तो वो कैसे हल होंगे अगर आप कोई इस्लामाबाद जाना पड़ता है या लाहौर आना पड़ता है उसके लिए। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड डेवलपमेंट। इसी तरीके के साथ अब वो कहते हैं कि जी बड़ी ग्रोथ होगी पीवी नून लीग के अंदर। वो कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन को हम 4 से 6% पे ले आएंगे। अच्छा, डबल डिजिट से आ जाएगी 4 से। अब सोचिए यार, अभी तो 40% के करीब चल रही है, 45-46। तो अब ये कैसे 4 से 6 लाएंगे 5 साल में? तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी 5 साल में। मगर इसमें जो दिलचस्प बात ये है कि वो कहते हैं कि हम ग्रोथ जो है वो 6% हम लेके जाएंगे। अब बात यह है कि जितनी आप ग्रोथ करेंगे उतनी इन्फ्लेशन होगी। ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है, जितनी कम ग्रोथ होती है उतनी इन्फ्लेशन गिरती है। तो एक तरफ तो ये इन्फ्लेशन को गिराना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रोथ को बढ़ाना चाह रहे हैं। और IMF इनको कह रहा है कि अभी ग्रोथ को बढ़ाने का सोचिए भी ना, अभी आपने टाइट करना है, सारे बेल्ट टाइटनिंग करनी है, खर्चे कम करने हैं, ग्रोथ को तवज्जो मत दें ताकि इन्फ्लेशन गिरे। तो अगर ग्रोथ करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं गिरेगी। तो इसके अंदर एक तजाद नजर आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन है, और मैं समझता हूँ ये सिर्फ ड्रामा ही है। अच्छा, आगे आए आप। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने कहा है जी दानिश स्कूल और बना देंगे, चले बना दें, अच्छी बात है। बाकी ना इधर की बात ना उधर की बात। हायर एजुकेशन के अंदर जी फंडिंग इंक्रीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो करिए, हम हमेशा हर दफ़ा ये सुनते हैं। अच्छा, फिर ये जी स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना देंगे, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना देंगे, बातें ही हैं, ये बनती रहती हैं यूनिवर्सिटीज़, कोई इस पर कोई नई बात नहीं है।
अच्छा, फिर ये है जी सोलर, वो सारी बातें अपनी जगह। कहते हैं बिजली के बिल कम करेंगे, आपके 20 से 30% कम कर देंगे। कम करेंगे। अच्छा, कैसे उधर होगा? IMF कह रही है बढ़ाओ, हाँ, कॉस्ट भी तो है ना एनर्जी प्रोडक्शन IMF कह रही है बढ़ाओ, बढ़ाओ। जो आप तेल खरीदते हो उसकी कीमत बढ़ रही है, जो आप IPPs को पैसे देते हो डॉलर्स के अंदर, वो डॉलर बढ़ रहा है। आप बिजली की कैसे रिड्यूस करेंगे लोगों के सर्कुलर बिल? डेट रिकॉर्ड। अब वो ये कहते हैं जी हम ये करेंगे गरीबों के लिए, स्लैब्स ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। अल्लाह करे कुछ करे गरीबों के लिए, मगर ये जो कहना कि 20 से 30% बिजली के बिल कम हो जाएंगे, ये होना थोड़ा कोई नहीं, रियलिटी बेस्ड अच्छा, नहीं अब आइए कि जी अपना डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर देंगे। डिस्कोस को प्राइवेटाइज करेंगे तो और कीमतें बढ़ जाएंगी। उसकी वजह ये प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात होती है, हाँ। यहाँ पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होती। तो ये ख्याल है कि अगर डिस्कोस को प्राइवेटाइज करेंगे वो इफिशिएंट तो हो जाएंगी, मगर वो पैसे भी ठीक ठाक लेंगी आपसे। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं इंडिया के बारे में, और चाइना, सेंट्रल एशिया, टर्की, ईरान, सब पता Every है, country is सब addressed. ठीक है, बाकी हो जाएगा, सबसे दोस्ती आ रही है। मगर इंडिया के ऊपर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जी कि नॉर्मलाइजेशन इंडिया के साथ हम करना चाहते हैं, मगर ये हो नहीं सकती जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। तो ये तो हम पहले कह चुके हैं कि ये ना कश्मीर का मसला हल होने जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो शायद उस तरीके से ना हो जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। बाकी कुछ इसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा। इसी तरीके के साथ बॉर्डर्स के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं है, हेल्थ केयर के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं है, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये अस्पताल बना देंगे, कैंसर अस्पताल हर प्रॉमिस में हो जाएगा, वगैरह वगैरह। और मगर एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने कल भी की थी कि पॉपुलेशन प्लानिंग, कहते हैं कि उसके ऊपर अब हम थोड़ी तवज्जो देंगे। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी गुड। बट क्वेश्चन ये है कि 1 करोड़ नौकरियों का जॉब क्रिएशन, 1 करोड़ नौकरियों के पहले PTI भी वादा कर चुकी थी, लेकिन उनके क्लेम्स अपनी जगह पर, बहुत से लोग बेरोजगार हुए थे। 5 साल में ये कर सकेंगे? नहीं, मैं आगे आता हूँ आपसे कि ये कहते हैं कि वाईफाई शहरों के अंदर हम इस्लामाबाद को हम और लाहौर, क्वेटा, कराची, पेशावर वाईफाई सिटीज़ बना देंगे। इनके बस की बात नहीं है, इनसे होना कोई नहीं। इन्होंने करना क्या है कि जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब ने कुछ रेलवे स्टेशन के ऊपर जो वाईफाई है वहाँ फ्री है, पहले दिया बस था। हाँ जी, स्टैंड बिल्कुल बिल्कुल, उस किस्म की चीज़ें ये करेंगे। ये सिर्फ इस्लामाबाद को वाईफाई सिटी बना दें तो बहुत बड़ी बात है। ये तो UK में भी एक आध शहर होता है, स्वीडन में है, नॉर्वे में है, एक आध शहर वो कर देते हैं, मगर इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो ये है, कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज। ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज ये कारोबार करने के लिए स्पेशली वाया द इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपाल की भी अभी बात हो रही थी, इसलिए ये जो बात हो रही है पेपाल के ऊपर और उनके साथ उनको लाने में पाकिस्तान, क्योंकि वो आना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपके बैंक्स को नहीं ट्रस्ट करते। तो ये अगर डेवलपमेंट हो जाती है कि पेपाल और इस किस्म के सर्विस प्रोवाइडर्स, फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं, गेटवेज बन जाते हैं, दिस विल बी वेरी गुड फॉर द IT इंडस्ट्री। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसके अंदर स्टेट बैंक की तरफ से पहले कुछ ऑब्जेक्शंस आ रहे थे, मगर आई होप नून लीग इस किस्म का काम करती है और अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अब आइए लेबर के ऊपर। लेबर के ऊपर ये कह रहे हैं कि कोई ख़ास इसमें नहीं है, वो यूजुअल जो होता है कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आया। इतने में इतना ही मुमकिन है। नहीं, एक आध बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सेकंड दे दें आप मुझे तो मैं वो भी ज़रा जिक्र कर दूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए खबर अच्छी है कि उनके लिए कहा गया कि उनके लिए रिजर्व सीट्स कुछ बना देंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कुछ थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन मिल जाए पार्लियामेंट के अंदर तो बड़ी अच्छी बात होगी। और पॉपुलेशन को कम करना चाह रहे हैं, एक्सीलेंट। माइनॉरिटीज़ के लिए और जो फोर्स कन्वर्जन्स होती है यहाँ, वो उसको कहते हैं हम रोकेंगे, करके दिखाएं, हम तो बड़े खुश होंगे। बड़ी अच्छी बात है कि नून लीग जैसी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी ने इसकी तरफ तवज्जो दी है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर जो अहम जो चीज़ है जो मेरे जहन में है वो ये है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर देंगे। अच्छा, आउटसोर्सिंग का मतलब ये है गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, कोई प्राइवेट पार्टी चलाएगी। ये ऑलरेडी मेरे ख्याल है ये कुछ चीज़ें चल रही हैं इसके ऊपर, मगर ये अच्छी बात है और बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा सारा। बुरी बात ये है कि महंगा भी हो जाएगा, आपके टैक्स लग जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट में चलता है। प्रॉफिट के लिए आएंगे, वो क्या करने आएंगे? तो फिर वो पैसे लगाएंगे ठीक ठाक। मगर फिर नून लीग ये भी कहती है कि चाइल्ड मैरिजेस को रोक देंगे। वाह वाह, दिल कानून साजी कर देंगे। और फिर ये कहते हैं कि के लिए एक कार्ड भी बना देंगे जिसके अंदर EOI इंश्योरेंस
ट्रैवल सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशंस अल्लाह करे कर दें, मैं आई एम सीनियर सिटीज़न तो शायद मुझे भी कुछ मिल जाए। मगर औरतों के लिए भी है इसमें कुछ, उनको भी लैपटॉप्स खसूसन ख़वातीन को मिलेंगे और उनको भी बेटियों का तहफ़्फ़ुज़, कौम का तफसर वगैरह इस किस्म के होंगे। फिर उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट के लिए कार्ड होगा ख़वातीन के लिए, बड़ी अच्छी बात है। और मगर वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, कहते हैं स्टूडेंट यूनियंस को रिवाइव कर देंगे। स्टूडेंट यूनियंस में सियासत होती है, स्टूडेंट्स यूनियन के अंदर सियासतदान बनते हैं। ठीक है। हर दुनिया में स्टूडेंट यूनियंस इज दी लेबोरेटरी फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ज़ियाउल हक साहब ने स्टूडेंट यूनियंस बैन की और वो दिन है और आज का दिन है कि हम 90% स्टूडेंट यूनियंस बैन है, छोटी मोटी एक्टिविटी उनको इजाज़त है। अगर स्टूडेंट यूनियंस को रिवाइव कर दिया जाए, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, और उसको रेगुलेट कर लिया जाए, बिकॉज एक ज़माना था कि स्टूडेंट यूनियंस के अंदर इस किस्म की काफ़ी वायलेंट रिलीजियस पॉलिटिक्स भी चलती थी। तो अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए और स्टूडेंट यूनियंस को रेगुलेट करके एक laboratory for political development, speeches, discussing issues हो जाए, तो that will be very very good. That will be very good. On the whole very good. इसमें कुछ जो अच्छे पॉइंट्स थे वो मैंने आपको, और एक आध नेगेटिव चीज़ है जो मैंने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कहा, वहाँ नहीं है, वो मिसिंग है, वो उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा चुनो नई सोच को, उनके मैनिफेस्टो में क्या नया है उस पर भी ज़ाहिर है बात करने की ज़रूरत है। बहुत से अहम मामलात मज़ीद भी एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो की बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कहते हैं नून लीग उनसे कॉपी पेस्ट करती है, लेकिन अब आप जब एनालिसिस करने जा रहे हैं तो देखें क्या क्या रिजेम्बलेंस है दोनों में, मुमासलत की। नहीं देखिए, इन्होंने 10 पॉइंट एजेंडा दिया है, मैं पढ़ देता हूँ आपको, अपना ओपिनियन दे देता हूँ। कहते हैं कि लोगों की तनख्वाहें जो हैं वो डबल कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे अप टू 300 यूनिट, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कहते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन हर बच्चे के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। एस्टैब्लिश नेशन वाइड फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, सवाल ही पैदा नहीं होता। कंस्ट्रक्ट 3 मिलियन हाउसेज फॉर दोज अनेबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। एनफोर्स बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, यस, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पीपल्स पार्टी का। वी ओ बेनज़ीर भुट्टो वोट ऑफ थैंक्स कि उन्होंने ये किया था। हर हुकूमत ने आके इसको डेवलप किया है, किसी ने इसको कम किया और फिर एक अपना प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है, मगर ये इसको सलूट हम करते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा को। और हमारी उम्मीद है कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए या नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आए या जिसकी भी गवर्नमेंट आए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम भी यही रहना चाहिए और इसके अंदर जितने फंड्स दे सकते हैं वो देने चाहिए। अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं एक फार्मर्स के लिए एक कार्ड होना चाहिए जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है। अगर ऐसी बात हो जाती है तो अच्छी बात है, मगर होगी नहीं। फिर वो कहते हैं इसी तरीके के साथ एक लेबर कार्ड है, वो भी कोई नहीं होना। फिर कहते हैं यूथ कार्ड है, वो भी कोई नहीं होना। फिर वो कहते हैं भूख मिटाओ प्रोग्राम, वो भी कोई नहीं होना। फिर मतलब है कि अब और मैं क्या करूं। फ्री मेडिसिन है, फ्री मेडिसिन एंड फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन शेडिसिन कुछ नहीं होना। अच्छा। बस इतना करें कि थोड़ी बहुत। फिर वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत लंबी चौड़े वादे हैं, इनमें से बहुत कम जो हैं वो पूरे होने हैं। हाँ, लेकिन कंपैरिजन अगर करें तो नून लीग ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रास रूट लेवल की तरफ जा रही है और ये सोशल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं पाकिस्तान। इनका एजेंडा थ्रू आउट यही रहता है ना कि जी फ्री में दिया जाए कुछ ना कुछ। अच्छा। और पैसे होते कोई नहीं और वादे कर देते हैं। पैसे किधर से आएंगे? तो ये वो मसला वही है इनका। अच्छा, लेकिन इसमें हम देखें तो बिलावल साहब तो बहुत सख्त हमले नून लीग पर कर रहे हैं और वो मनाजरे की दावत भी शहबाज शरीफ साहब को नहीं दे रहे, मरियम नवाज साहिबा को नहीं, डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब को। लेकिन जवाब उनकी तरफ से नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया कि आप हमें पहले सिंध तो लेके जाएं, ऐसे करेंगे मनाजरा भी हो जाएगा, मुआवजा भी हो जाएगा। बात तो सही कही उन्होंने। अच्छा, लेकिन बिलावल साहब ऐसे मनाजरे की दावत दे के क्या करना चाहते हैं? वो भी नवाज शरीफ साहब को, व्हाई नवाज शरीफ इज द टारगेट? वो इसलिए, आई विल टेल यू व्हाई, इट्स अ ग्रेट पिच। बिलावल इज वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी आउटस्पोकन, वेरी क्विक, यंग मैन, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड यंग मैन। ठीक है, उनकी बातों से भी पता चलता है, वेरी क्विक और लॉट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मियाँ साहब इज ओल्ड स्कूल, मियाँ साहब इज ओल्ड स्कूल, वो वैसे ही बात कम करते हैं। वो मतलब वो सुनते ज़्यादा हैं, उनसे कोई सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे, कहेंगे तोड़ा की ख्याल है। तो वो सारा वक्त लोगों का ख्याल सुनते रहते हैं, अपनी राय कभी नहीं देते, कर दिखाते हैं। और वो जब देनी भी हो तो अपने भाई को कान में देते हैं। तो इसलिए मियाँ साहब इज द रॉन्ग पर्सन टू हैव अ डायलॉग विद। वो तो यहाँ अपनी हर बात यहीं रखते हैं। बिलावल को भी पता है जवाब नहीं आना, लेकिन हमें मगर अगर बिलावल ने जवाब लेने हैं तो या शायद खाकान अब्बासी से लें या मिफ्ता इस्माइल से लें या और भी नून लीग में हैं
है, साथ रफीक से ले लें या आप एहसन इकबाल साहब, मतलब तो बहुत से लोग हैं जो कि बिलावल के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, मगर उधर नहीं जा रहे हो। There is some method to madness, you know. There is something. वो खैर वो आपने बताया, वो जवाब नहीं दे रहे। हमें आपसे एक सवाल का जवाब लेना है। वो हमारे सेठी से सवाल में एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, एहसन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अभी आपके प्रोग्राम में जो आखिर में सवाल पूछा गया और उसमें कहा गया कि आप नून लीग के सपोर्टर हैं। अभी कुछ दिन पहले आपकी वाइफ जुगनू मोहसिन साहिबा की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पीटीआई को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही थी, तो इस तज़ाद की वजह समझाएंगे ज़रा? आपके घर में ही जमहूरियत है। हाँ, मैं यही कहूँगा, दो बातें कहूँगा। पहली बात तो यह है कि एक ज़माने में मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर था, फिर मैं अब रिसेंटली मैं थोड़ा सा नून लीग की तरफ झुक गया हूँ। मेरी अहलिया जो है वो नून लीग के ही वोटर हैं, मगर जो सियासत वो करती हैं अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर, वो सियासत के असूलों पे ऊपर करती हैं। अच्छा। जिसके अंदर मौका परस्ती और अपने जीतने की जो सियासत होती है। हमारे घर के अंदर विमेंस एम्पावरमेंट है, वो जो करती हैं, अगर उसका मुझे नुकसान हो जाए तो सॉरी, दैट्स द वे इट इज़। और अगर मैं कुछ ऐसी बात कर दूं जिस पे उनका कोई नुकसान हो जाए, सो सॉरी, दैट्स द वे इट इज़। तो वी आर फुली सॉर्ट ऑफ इक्वल पार्टनर्स। चले, डेमोक्रेसी है ना घर के अंदर। हाँ, डेमोक्रेसी, शांति है। चले ठीक है, सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, उस पर जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग आया। आप ऐसे मजीद सवाल हमसे कर सकते हैं अपने वीडियो मैसेज के जरिए। स्क्रीन पर आपके सामने है नंबर। अगले प्रोग्राम तक के लिए दें इजाज़त।